ये जानने के बाद कि कौन कौन सी सरकारी और गैर सरकारी संस्थाएं वैश्विक स्तर पर ग्लोबल स्केल में विभिन्न मुद्दों पर कार्य कर रही हैं, अब अगला बिंदु जो हमारे लिए समझने का ज़रूरी है, आवश्यक है, वो है कि ये जो संस्थाएं हैं, वैश्विक संस्थाएं जिन्हें हम वैश्विक कहते हैं, वो कितनी लोकतांत्रिक है, कितनी उत्तरदायी हैं, या मात्र केवल संस्थाएं हैं, कुछ आवाज़ उठा लेती हैं, या वास्तव में ये लोकतांत्रिक हैं, वास्तव में ये उत्तरदायी हैं। इस पर हम थोड़ा जानें। वैश्विक संस्था की नई संस्थाएं कितनी लोकतांत्रिक और उत्तरदायी। अभी तक हमने समझ लिया होगा कि अब छोटे होती दुनिया में वैश्विक संस्थाएं, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कितनी महत्वपूर्ण हैं और कितनी महत्वपूर्ण होने जा रही हैं समय के साथ साथ। हमने पूर्व में पढ़ा था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, हमने पढ़ा था विश्व बैंक। ऐसी संस्थाओं की सक्रियता से निश्चित रूप से विश्व के जुड़ाव का महत्व तो बढ़ गया, विश्व के जुड़ाव का दौर शुरू हुआ। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक ने जो कार्य किए हैं उससे विश्व निकट तो आया है। ये संगठन पिछड़े और गरीब देशों के लिए ऋण देते हैं, भुगतान करते हैं, आपातकाल में अनेक प्रकार की सहायता देते हैं और निश्चित रूप से ये लोग कार्य कर रहे हैं क्योंकि ये यूएनओ के बैनर तले हैं। तो इनका जो बैनर तले से मेरा तात्पर्य है, एक तरीके से ये भी एक संस्थाएं हैं जो एज गुड एज ऑटोनमस जिसे हम कह सकते हैं। तो ये संस्थाएं तो सक्षम रही हैं अपने कार्य में। आज संयुक्त राष्ट्र संघ शिक्षा, उसके प्रचार, स्वास्थ्य के विस्तार, स्वास्थ्य सेवा के विस्तार, महामारियों को रोकने में सहायता दिलाने में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। कोरोना काल में हमने देखा WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, उसने कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है कोरोना संबंधित जानकारी पूरे विश्व में समय समय पर देने में, विभिन्न रिसर्च के माध्यम से नए नए सूचनाएं कोरोना के बारे में, कोरोना वायरस के बारे में देने में इसने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आतंकवाद, धर्मांधता, शस्त्रीकरण, ये जो मुद्दे हैं, आतंकवाद, धर्मांधता, शस्त्रीकरण, इनके बदले आर्थिक सहयोग, सामाजिक विकास, लोकतंत्र का प्रचार, इस सब में ऐसे विचारों को बढ़ाने में संयुक्त राष्ट्र संघ ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। संयुक्त राष्ट्र संघ का उपयोग पारस्परिक सहयोग की भावना से किया जा रहा है, परंतु फिर भी जहाँ तक प्रजातांत्रिक मूल्यों की बात है वो अभी सही रूप से सामने नहीं आया है। अभी भी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में हम देखेंगे कि अमेरिका जैसे ताकतवर देशों का बोलबाला है, उनका वर्चस्व है। एक अध्याय हमने पढ़ा था समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, और उस अमेरिकी वर्चस्व के अध्ययन के दौरान हमने देखा कि अमेरिका जो है वो हर क्षेत्र में दखल दे रहा है। अमेरिकी विचारधारा, अमेरिकी कार्यशैली, अमेरिकी माल, और सांस्कृतिक उदाहरण के रूप में आप देखेंगे कि अमेरिका के द्वारा ईजाद किया गया जीन्स पैंट, जीन्स आज पूरी दुनिया में छा गया है और उसने पूरे विश्व की संस्कृति को बदल दिया है। जीन्स कल्चर एक बड़ा ही नया कल्चर है, बड़ी नई संस्कृति लेके आया अपने साथ। कहने का तात्पर्य यह है कि संस्थाएं तो हैं, लेकिन इन सभी संस्थाओं में अमेरिका का बोलबाला रहा है, उसका वर्चस्व रहा है। अपनी सैन्य शक्ति, सामरिक शक्ति, अपनी आर्थिक ताकत, उसके बल पर
संयुक्त राष्ट्र अमेरिका जब चाहे तो संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी कर देता है। संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी अमेरिका ने कई बार की है। जब भी संयुक्त राष्ट्र संघ ने ऐसा प्रयास किया है कि वह कुछ स्वतंत्र स्टैंड ले किसी मामले में, भले ही वो अमेरिका को नागवार गुजरे, तब अमेरिका ने संयुक्त राष्ट्र संघ को छोड़ने की धमकी दी है, संयुक्त राष्ट्र संघ के कार्यालय को न्यूयॉर्क से हटाने की धमकी दी है, संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठकों में न जाने की धमकी दी है, संयुक्त राष्ट्र संघ को पैसा जो देता है, अमेरिका सबसे ज़्यादा पैसा देता है, न देने की धमकी दी है। और यदि अमेरिका ऐसा करता है इनमें से कोई भी काम, तो उस कार्य के कोई मायने नहीं जिसमें अमेरिका शामिल न हो। ऐसे कई मौके आए हैं जब अमेरिका ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों की या संयुक्त राष्ट्र संघ की अनदेखी की है। इसके साथ ही ये भी देखा गया है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अंदर भी उसका बड़ा प्रभाव है। बजट की जैसे मैंने बात की, चूंकि वो सबसे अधिक योगदान देता है बजट में, इसलिए अमेरिका के सहयोग के बिना संयुक्त राष्ट्र संघ वैसे ही नहीं चल सकता। और अमेरिका को ये बात मालूम है, वह अच्छी तरह जानता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका की आर्थिक सहायता पर बहुत कुछ निर्भर है, और इस जानकारी को अमेरिका अपने फ़ायदे के लिए जब तब इसका उपयोग करता है, और जिसे अंग्रेजी में कहते हैं आर्म ट्विस्टिंग, जब तब उसकी बाँह खींचता है, जब तब उसे उसकी खिंचाई करता है, आलोचना करता है, धमकी देता है, आदि आदि। संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्य कार्यालय है न्यूयॉर्क में है, और चूंकि न्यूयॉर्क में स्थित है, वहाँ के अधिकतर अधिकारी भी अमेरिकन हैं। नौकरशाही अमेरिका की है जिनका विशेष प्रभाव है। सुरक्षा परिषद में वीटो का अधिकार तो है ही, यहाँ तक कि महासचिव जैसे जो महत्वपूर्ण पद हैं उसके चुनाव में भी अमेरिका की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। मैं दोहरा दूं, महासचिव कौन होगा इसके तय करने में भी अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका होती है। अमेरिका के यस के बिना, अमेरिका की सहमति के बिना संभवतः किसी महासचिव का चुना जाना संभव नहीं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसमें भी विकसित देशों का प्रभाव है, जिनके पास उद्योग का जाल है। भले ही उनके पास संसाधनों की कमी हो, प्राकृतिक संसाधनों की कमी हो, लेकिन उद्योग के जाल के बल पर ये लोग प्राकृतिक संसाधनों का दोहन दूसरे देशों से कर लेते हैं अपनी मुंह मांगी कीमत पर, और उनके उद्योग दिनों दिन बढ़ते जा रहे हैं। तो इस प्रकार WTO में भी हम देखते हैं विकसित देशों का एक तरीके से दबदबा है। लेकिन जहाँ तक संयुक्त राष्ट्र संघ की मैंने बात की, या WTO या अन्य संस्थाओं की अमेरिकी वर्चस्वता की, विकसित देशों के दबाव की, ये सब अपनी जगह तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ नए देश भी सामने आ रहे हैं, नई शक्तियां भी सामने आ रही हैं, और उनमें भारत प्रमुख है, ब्राज़ील, इंडोनेशिया आदि ऐसे, जापान, ये देश भी अब अपनी आवाज़ बढ़ा रहे हैं, एकजुट हो रहे हैं। विकासशील देश अब ज़्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं, और इनके आने से अमेरिकी वर्चस्व पर निश्चित रूप से प्रभाव तो पड़ा है। अमेरिका की तूती अब उतनी नहीं बोलती जितनी कि आज से 30 साल पहले थी। अब अमेरिका समझ गया है कि विश्व में कुछ अन्य खेमे बड़ी ताकत के रूप में बढ़ रहे हैं।
विकासशील देश अब एकजुट हो रहे हैं। अफ्रीका में शिक्षा के प्रचार के कारण वहाँ की जो जनता है वह भी अब एकजुट होने लगी है और गैर संस्कारी संगठनों की इस नई विश्व व्यवस्था में बहुत अहम भूमिका रही है। यहाँ पर हम देखते हैं गैर संस्कारी संगठनों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान। गैर संस्कारी संस्थाएं इन देशों में जो ज़रूरतमंद हैं, विकासशील हैं, निर्धन है, वहाँ पर इन गैर संस्कारी संगठनों की पकड़ मजबूत हो रही है और जो किसी भी स्थिति में प्रजातांत्रिक एवं मानव अधिकारों को सुरक्षित करना चाहता है, ये गैर संस्कारी संस्थाएं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वॉच के रूप में हो, चाहे मानवाधिकार आयोग के रूप में हो, ये जो संस्थाएं हैं ये बारंबार इस बात का खुलासा करती हैं विभिन्न रिपोर्ट के माध्यम से कि किस प्रकार कुछ जगहों पर लोकतांत्रिक शैली नहीं रही, कुछ जगहों पर मानवाधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, आदि आदि। और ऐसा करते हुए ये सुनिश्चित करती हैं कि ऐसी वैश्विक संस्थाएं ज़्यादा से ज़्यादा प्रजातांत्रिक हों, ज़्यादा से ज़्यादा मानवीय अधिकारों को सुनिश्चित करें, आदि आदि। इस अध्याय में मूल रूप से हमारे अध्ययन का केंद्र था या केंद्र है संयुक्त राष्ट्र संघ। संयुक्त राष्ट्र संघ के विभिन्न पहलुओं को समझने के बाद अब हम कुछ ऐसी संस्थाओं की ओर बढ़ते हैं, वैश्विक संस्थाओं की ओर, जो अपने तय स्वतंत्र हैं लेकिन वैश्विक संस्थाएं हैं। बहुत बड़ी एक महत्वपूर्ण संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना भी 1945 में हुई, उसकी स्थापना के मात्र कुछ महीनों बाद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई। ये जो संस्था है, पहली बात, ये एक स्थायी मौद्रिक संस्था, स्थायी मौद्रिक व्यवस्था को देखने वाली संस्था है, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को प्रोत्साहन करने वाली संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली, ये क्या है अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली? कल्पना करिए भारत को रूस से व्यापार करना है और भारत जब सामान उसको बेचता है तो वो उसका पैसा जो है वो भारत के रुपए में मिलेगा या रूस के रूबल के मुद्रा में मिलेगा, रूबल में या रुपए में? पहली बात ये। दूसरे, रूबल की कीमत घटती बढ़ती रहती है अंतर्राष्ट्रीय मार्केट, ऐसे ही रुपए की कीमत भी घटती बढ़ती रहती है। आज $1 में कितने रुपए होते हैं? एक अमेरिकन डॉलर में लगभग 70 रुपए, 75 रुपए। कल अमेरिकन डॉलर की कीमत बढ़ जाती है और भारत में रुपए की कीमत घट जाती है, कल्पना करिए 80 रुपए हो गई। तो मैंने जो कल माल भेजा वो 75 रुपए के हिसाब प्रति डॉलर या 80 रुपए प्रति डॉलर के रूप में कल भेजा, लेकिन पहुंचा नहीं है। जब तक पहुंचेगा तब तक हो सकता है वो 67 रुपए प्रति डॉलर हो जाए। ये तो एक देश का उदाहरण है, बस एक देश का दूसरे देश से व्यापार का उदाहरण। ऐसे अनेकों मुद्दे होते हैं मुद्रा को लेकर, करेंसी को लेकर। इन तरह की समस्याओं को सुलझाने और एक तरीके से वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सुविधा के लिए ये संस्था है। अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को प्रोत्साहन करना इसका उद्देश्य है। ये जो संस्था है बहुपक्षीय भुगतान पद्धति की स्थापना करना चाहता है
और समस्त राष्ट्रों के बीच, सभी देशों के बीच विनिमय, लेन देन को संभव करना और लेन देन संबंधी जो बाधाएं हैं उसे दूर करने का काम करता है। तो इस प्रकार इसके 3 मुद्दे हो गए, 3 उद्देश्य। पहला, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक प्रणाली को प्रोत्साहन देना। दूसरा, विनिमय, राष्ट्रों के बीच के विनिमय को संभव बनाना। तीसरा, विनिमय संबंधी मामलों का निराकरण करना। यह प्रतिकूल भुगतान संकुलन को अनुकूल भुगतान संकुलन के रूप में कोशिश करता है। ये एक अर्थशास्त्र का मुद्दा है, प्रतिकूल भुगतान और अनुकूल भुगतान। आप इसे अर्थशास्त्र में इसका अध्ययन कर लें, लेकिन ये बहुत महत्वपूर्ण बात है समझने की कि प्रतिकूल भुगतान संकुलन को अनुकूल बनाने में सहयोग करता है। साथ ही विभिन्न राष्ट्रों को, 5वां बिंदु, मौद्रिक नीतियों पर तकनीकी सलाह देता है। मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों पर तकनीकी सलाह देता है। और अंतिम, कर्मचारियों के लिए अल्प प्रशिक्षण पाठ्यक्रम। कैसे कर्मचारियों के लिए? जो इसके सदस्य देश हैं उनको मौद्रिक विषयों में, भुगतान के विषयों में, राजकोषीय विषयों में उनके लिए अल्प प्रशिक्षण पाठ्यक्रम यानी शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करता है। ये तो उसके 5-6 इसके उद्देश्य हो गए। 27 दिसंबर 42 को स्थापना। अगला बिंदु, भारत इसका संस्थापक देश है। भारत इसके संस्थापक देशों में से एक है। याद रखेंगे, 1945 में भारत स्वतंत्र नहीं हुआ था, लेकिन स्वतंत्रता मिलेगी ये मालूम था, तो भारत ने भी अपना प्रतिनिधित्व भेजा था। अब आखिर इस संस्था की जरूरत क्यों पड़ी? ऐसी संस्था की आवश्यकता क्यों पड़ी? जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसी समय महसूस किया गया कि अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक सहयोग की जरूरत है और आर्थिक राष्ट्रीयता की भावना जो बढ़ गई है। तो 1930 में एक बहुत बड़ी आर्थिक घटना दुनिया में हुई थी। उस घटना का नाम है विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद। विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद यानी अचानक कीमतों का बढ़ना, डिमांड और सप्लाई आदि में, द ग्रेट डिप्रेशन, डिमांड और सप्लाई आदि में विकट संकट हो जाता है। एक बड़ी अजीब स्थिति हो जाती है जब उद्योग बंद होने लगते हैं, बेरोजगारी बढ़ने लगती है, महंगाई बढ़ने लगती है, लोगों की आय कम हो जाती है और सबसे बड़ी समस्या ये हो जाती है कि इस समस्या का निराकरण कहाँ से किया जाए। ये घटना हुई थी 1929 में, द ग्रेट डिप्रेशन, जिसे विश्वव्यापी आर्थिक अवसाद भी कहते हैं पूरी दुनिया में। 1931 में अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमान ऐसा देखा गया और प्रत्येक देश अपने आयातों में कमी करने लगा, निर्यातों को बढ़ावा देने लगा, आदि आदि। परिणाम क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, इस पे बड़ा बुरा असर पड़ा। ग्रेट डिप्रेशन के बाद की स्थिति को लेकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति बड़ी डावाडोल हो गई। पूंजी का आवागमन बहुत बिगड़ गया, बहुत बुरा असर पड़ा और इस सब का असर आंतरिक अर्थव्यवस्था पे पड़ा। देश की अंदरूनी अर्थव्यवस्था सभी देशों की चरमरा गई, एक तरीके से आर्थिक अनिश्चितता आ गई, अस्थिरता आ गई, आदि आदि। और अंत में जैसे ही दूसरा विश्व युद्ध शुरू होता है, जितने भी देशों के बीच में समझौते हुए थे, आपसी समझौते, इन समस्याओं को सुलझाने के लिए, आर्थिक समस्याओं को, वो सब समझौते रद्द मान लिए गए, अपने आप समाप्त हो गए। तो ये पृष्ठभूमि है किसकी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की पृष्ठभूमि।
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना की जरूरत क्यों पड़ी, इसका बैकग्राउंड है। ये कुछ कारण हमने बता दिए। 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस होती है। ब्रेटन वुड नामक जगह पर यह कॉन्फ्रेंस होती है, जिसमें 44 देश शामिल होते हैं और एक समझौता होता है जिसे हम कहते हैं ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944। उसमें एक एग्रीमेंट होता है, समझौता होता है, और उस समझौते के तहत कुछ संस्थाओं की स्थापना का निर्णय लिया जाता है। ये बहुत फार रीचिंग, दूरदृष्टि वाला निर्णय था। बहुत दूर की सोच के साथ तत्कालीन नेताओं ने इन संस्थाओं की स्थापना की, बड़े समय पर की। इससे पहले कि आर्थिक समस्या इतनी गहरा जाए कि विश्व उससे उबर ही ना पाए, इन वैश्विक संस्थाओं की स्थापना ने बहुत राहत दी। और इस ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस 1944 के माध्यम से जिन संस्थाओं की स्थापना हुई, उसमें पहला था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और दूसरा था इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसे शॉर्ट में वर्ल्ड बैंक कहते हैं। वर्ल्ड बैंक, IBRD है वर्ल्ड बैंक। और पहला क्या था? IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। तो इस प्रकार ये दो संस्थाओं का निर्माण ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस के जरिए होता है 1944 के। इस ब्रेटन वुड कॉन्फ्रेंस में 44 देशों ने भाग लिया, और इस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत की पृष्ठभूमि में ये 3-4 बिंदु मैं पूर्व में बता चुका हूँ। और इस प्रकार एक बहुत अहम संस्था की स्थापना 1944 में होती है। ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद स्थापित ये दोनों संस्थाएं महत्वपूर्ण तो हैं। भारत इनके संस्थापक देशों में रहा है, और भारत उन देशों में है जिसने इन दोनों संस्थाओं का अपने आर्थिक विकास में भरपूर उपयोग किया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मदद से अपने यहाँ बहुत सारे बड़े बड़े प्रोजेक्ट 1947 के बाद के काल में बनाए हैं। उसकी सहायता से उसे बहुत लाभ पहुंचा है। चूंकि भारत IMF का सदस्य है, इसलिए ऑटोमेटिकली वो वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य है, और वर्ल्ड बैंक की सदस्यता के नाते उसे बहुत बार वित्तीय सहायताएं मिली हैं। वित्तीय सहायता के दो तरीके हैं। एक तो या तो इंटरेस्ट फ्री लोन, और या इंटरेस्ट के साथ लोन, ब्याज के साथ लोन, और ब्याज दर भी अत्यधिक कम रहती है। भारत के अनेकों प्रोजेक्ट, आप जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट सुन रहे हैं, या शहरों में, रायपुर में अंडरग्राउंड सीवेज सिस्टम, अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम, मेट्रो रेल प्रोजेक्ट आदि आदि जो बन रहे हैं, इनका पैसा कहाँ से आता है? भारत के प्रधानमंत्री या भारत की सरकार जब तब अनेकों योजनाओं का शिलान्यास करती है, अनेकों योजनाओं की घोषणा करती है, इसका पूरा पैसा कहाँ से आता है? निश्चित रूप से काफ़ी कुछ पैसा भारत सरकार के पास स्वयं के कोष में है, लेकिन फिर भी ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स में विश्व बैंक से लिए गए लोन से कार्य करने में ज़्यादा सहूलियत होती है। तो जिन प्रोग्राम्स की मैंने बात की, चाहे वो ड्रेनेज सिस्टम हो अंडरग्राउंड, चाहे वो मेट्रो रेल हो, चाहे अंडरग्राउंड केबलिंग सिस्टम हो, इन सब में भारत को वर्ल्ड बैंक से और IMF से बहुत सहायता मिली है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की निगरानी की शर्त पर भारत को कई बार परामर्श भी मिला है, कोष से परामर्श सहायता भी प्राप्त करते रहा है। तो इस प्रकार भारत निश्चित रूप से इसका बेनिफिशियरी रहा है।
जब स्वतंत्र हुआ था भारत, तो उसके पास इतना पैसा नहीं था, लेकिन विकास की जरूरत थी, आधारभूत सुविधाओं की तुरंत जरूरत थी। कोष के अभाव में, निर्धनता के कारण, विभाजन की समस्या के कारण विकास की कोई बात ही नहीं हो रही थी। लेकिन तत्कालीन सरकार ने मुद्रा कोष से, बैंक से सहायता ली है और सारे प्रोजेक्ट अब समय समय पर उसने बनाए हैं। अंतर्राष्ट्रीय विश्व बैंक ने इस तरह दुनिया के बहुत से देशों को विभिन्न विकास के क्षेत्रों में, विभिन्न परियोजनाओं में, उसके निर्माण में, उसके विस्तार में और इन योजनाओं के क्रियान्वयन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वर्ल्ड बैंक का जो ढांचा है, इसको भी थोड़ा हम समझ लें। इसका संगठन किस रूप में है, इसकी कार्यशैली कैसे है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक आर्थिक मुद्दों को देखता है, इसलिए वैसे ही अत्यधिक महत्वपूर्ण है। इसका जो संगठन है वो त्रिस्तरीय है, 3 चरणों में है। आप जैसा देखेंगे, सबसे ऊपर इसका अध्यक्ष है, दूसरे स्तर पर इसका एक अधिशासी निर्देशक है और तीसरे स्तर पर शासक मंडल। तो ये 3 इसके चरण हैं। अध्यक्ष कौन होता है? अध्यक्ष का निर्वाचन अधिशासी निर्देशकों द्वारा किया जाता है। अधिशासकीय निर्देशक जिनकी सदस्य संख्या 21 होती है। 21, इसमें से 5 सदस्यों की नियुक्ति वर्ल्ड बैंक करता है। उसके 5 बड़े हिस्सेदार करते हैं, इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और रूस और जापान। इंग्लैंड, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस और जापान। और 16 जो प्रशासनिक निर्देशक हैं, इनकी नियुक्ति शासक मंडल करता है, यानी तीसरे चरण से ऊपर जाते हैं। तीसरे चरण के लोग 16 लोगों का चयन करते हैं। तो इस प्रकार 5 सदस्यों की नियुक्ति, विश्व बैंक के 5 बड़े हिस्सेदार। 5 बड़े हिस्सेदार से क्या तात्पर्य? जो वर्ल्ड बैंक को सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं, वर्ल्ड बैंक को चलाने के लिए और वर्ल्ड बैंक के द्वारा दुनिया के ज़रूरतमंद देशों को लोन देने के लिए जो देश सबसे ज़्यादा पैसा देते हैं, वे देश 5 को चुनते हैं और बचे 16 को नीचे का शासक मंडल चुनता है। इसका जो कार्यशैली है, इसमें प्रशासक निर्देशक बोर्ड की जो मीटिंग है वो महीने में 1 बार जरूर होती है, कभी कभी ज़्यादा भी हो सकती है। और इसकी अध्यक्षता शासक मंडल का अध्यक्ष करता है। तो हर महीने इसकी मीटिंग न्यूनतम 1 होनी आवश्यक है। अब ये संस्था जो आर्थिक दृष्टि से दुनिया के लिए सबसे महत्वपूर्ण संस्था है, उसकी सहायता के लिए 6000 लोगों का स्टाफ है। कितने? 6000, जो विश्व बैंक के विभिन्न कार्यालयों में पदस्थ हैं, विभिन्न प्रोजेक्ट से जुड़े हुए हैं और इसके विभिन्न तरह के कार्य करते हैं। शासक मंडल जो है वो विश्व बैंक की सर्वोच्च संस्था होती है। विश्व बैंक के उद्देश्यों को मैंने संक्षिप्त में बताया, एक बार उसको थोड़ा सा पुनः दोहरा दें, क्योंकि जहां IMF के उद्देश्यों से थोड़ा इसमें अंतर है। पहला उद्देश्य आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए लंबी अवधि, लंबे समय के लिए धनराशि देना। याद रखेंगे, लंबे समय के लिए धन देना, यानी धन देना ही नहीं बल्कि धन लंबे समय के लिए। और किस उद्देश्य से? आर्थिक पुनर्निर्माण एवं विकास के लिए। अब ये जो पहला बिंदु है, पहला उद्देश्य जो है, इसको हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग युद्ध के उपरांत अर्थव्यवस्था के पुनर्निर्माण के लिए। पुनर्निर्माण किस तरीके का? बात यह आती है क्योंकि मैंने पहला उद्देश्य बताया, आर्थिक पुनर्निर्माण और विकास के लिए
लंबी समयावधि के लिए दिए जाने वाला कर्ज। तो पुनर्निर्माण की परिभाषा में क्या क्या आता है? पहला, युद्ध के बाद पुनर्निर्माण, अर्थव्यवस्था को सुधारना। दूसरा, शांति काल में जरूरतों के अनुसार उत्पादक राशियों को फिर से वित्त उपलब्ध कराना, शांति काल में जरूरत के अनुरूप। और तीसरा है अल्प विकसित देशों में साधन और उत्पादन की सुविधाएं विकसित करना। तो युद्ध के समय पुनर्निर्माण, शांति के समय पुनर्निर्माण और अल्प विकसित देशों में पुनर्निर्माण कैसे? साधनों और उत्पादन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए। ये तो हो गया इसका पहला उद्देश्य विश्व बैंक का। अब दूसरा उद्देश्य क्या है? दूसरा उद्देश्य है भुगतान संतुलन की समस्या एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु दीर्घकालीन विनियोग, पैसा लगाना, विनियोग करना यानी पैसा लगाना। कैसे? भुगतान संतुलन की समस्या, ये भी एक अर्थशास्त्र का विषय है कि भुगतान संतुलन और असंतुलन क्या है, जिसे आप अर्थशास्त्र के एक अध्याय में आप देख सकते हैं। यहाँ पे फिलहाल सीमित इस बात पर रखें अपनी सीमा कि भुगतान संतुलन की समस्या एवं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संतुलित विकास हेतु विनियोग, इसको प्रोत्साहित करने के लिए, जिससे कि सदस्य देशों की उत्पादकता बढ़े। ये हो गया इसका दूसरा उद्देश्य। तो ये शांति काल में भुगतान संतुलन और व्यापार संतुलन। विश्व बैंक के 5 उद्देश्यों में से अब तीसरा उद्देश्य है सदस्य देशों में पूंजी निवेश करना। सदस्य देशों में पूंजी निवेश करना, पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना। और वो किस तरीके से? उसके 2 तरीके। पहला, निजी ऋण और पूंजी निवेश हेतु गारंटी प्रदान करना, पर्सनल लोन, निजी ऋण। और दूसरा है निजी पूंजी निवेश की गारंटी दिए के बावजूद भी यदि उत्पादन पूंजी उपलब्ध ना हो तो उत्पादक कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराना। निजी पूंजी निवेश की गारंटी दिए जाने के बावजूद भी यदि पूंजी उपलब्ध ना हो तब उत्पादक कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराना। ये आ गया पूंजी निवेश के तहत जो तीसरा उद्देश्य है। चौथा उद्देश्य, वर्ल्ड बैंक के उद्देश्यों में चौथा उद्देश्य है लघु एवं बृहत इकाई, स्मॉल एवं बिग प्रोजेक्ट तथा जरूरी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु ऋण देना। लघु या बृहत इकाइयों एवं जरूरी परियोजनाएं जो बहुत जरूरी हैं, इन परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराना। और पांचवा और अंतिम उद्देश्य इसका हो गया युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था के रूप में बदलने के लिए जो परियोजनाओं की जरूरत पड़ती है उसे लागू करवाना। देखिए, बहुत अहम उद्देश्य है पांचवा, युद्ध के पश्चात अर्थव्यवस्था को शांतिकालीन अर्थव्यवस्था में बदलने हेतु प्रयास करना। कुल मिलाकर निष्कर्ष यह है। और उस प्रयास करने के लिए जिन परियोजनाओं को लागू करना हो, जिन प्रोजेक्ट्स को लागू करना हो, उसमें वर्ल्ड बैंक भरपूर मदद करता है। ये हो गए वर्ल्ड बैंक के उद्देश्य। अब वर्ल्ड बैंक कार्य कैसे करता है, इसकी कार्य प्रणाली क्या है? कार्य प्रणाली के तहत वो स्पष्ट है कि विकास योजनाओं हेतु ऋण देगा। और ये ऋण कब देता है? जब विश्वास हो जाता है कि सदस्य देश ऋण लेने योग्य है तथा अन्य साधनों से उचित शर्तों पर वह पूरा करेगा। विकास योजनाओं द्वारा पूरा ऋण वो नहीं देता। यदि भारत ने कुछ योजना एक प्रस्तावित की है, उस योजना का पूरा पैसा, पूरी लागत वर्ल्ड बैंक नहीं देगा। वर्ल्ड बैंक उतनी ही पूंजी देगा
जितनी पूंजी भारत स्वयं उसमें लगाए और समय समय पर उसका विवेचन करता है। यह सुनिश्चित करता है कि भारत को इस मद में दिए गए पैसे का उपयोग भारत सरकार द्वारा उसी मद में किया जा रहा है कि नहीं, कहीं इसका दुरुपयोग तो नहीं हो रहा है। तो इस प्रकार विकास योजनाओं हेतु ऋण देने पर कुछ शर्तें रहती हैं, कुछ पैरामीटर्स रहते हैं। उस पैरामीटर को पूरा करने वालों को ये ऋण दिया जाता है। दूसरा तरीका है इसकी कार्य प्रणाली के तहत कि वो अपनी पूंजी से ही ऋण दे देता है, प्रत्यक्ष रूप से ऋण दे देता है। पूंजी से ऋण देने का अर्थ ये है कि यह अपनी गारंटी पर भी ऋण दिला सकता है, अपनी स्वयं की गारंटी पर। अनेक बार मूल जो रकम है उस रकम के एक हिस्से को ही वह ऋण के रूप में प्रत्यक्ष रूप से दे देता है। ये उसका दूसरा तरीका है, लेकिन बशर्ते उसमें गारंटी की जरूरत होती है और वो गारंटी वह स्वयं देता है। तीसरा तरीका जिसके माध्यम से वह किसी क्षेत्र के विकास को सुनिश्चित करता है, तीसरा तरीका है भुगतान की मुद्रा। यदि मैं लोन ले रहा हूं विश्व बैंक से, तो वो लोन रुपए में है कि डॉलर में। दूसरा, जब मैं लोन पटा रहा हूं तो वो किस मुद्रा में होगा और उसकी दर क्या होगी, इसको भी सुनिश्चित किया जाता है। जब विश्व बैंक किसी देश को गारंटी पर ऋण दिलाता है तो ऋण लेने के बाबत भुगतान करते समय उसी मुद्रा का उपयोग करेगा जिसमें ऋण लिया गया है। भुगतान हेतु वही मुद्रा जिसमें ऋण लिया गया। यानी देश स्वतंत्र है कि वो डॉलर में लेना चाहता हो ऋण या रुपए में लेना चाहता है, लेकिन यदि डॉलर में लिया है तो उसका भुगतान भी डॉलर में ही करना होगा। यह विश्व बैंक की कार्यप्रणाली का एक अहम हिस्सा है, ये सिद्धांत। ठीक। और चौथा, ब्याज। विश्व बैंक जो है वो अपने कोषों से, जो उसके जो विभिन्न कोष हैं, उससे दिए गए ऋण पर सदस्य देशों से समय समय पर निर्धारित दर पर ब्याज वसूलता है। यानी लोन देते समय जो दरें हैं वो निर्धारित कर दी जाती हैं और उसको वसूलने का काम वो करता है। कई बार जब बैंक स्वयं गारंटी पर ऋण देता है तो स्वयं की गारंटी पर 1 से 10% तक वह ऋण लेता है, वह ब्याज लेता है कमीशन के रूप में। कमीशन किस बात का? स्वयं गारंटर बनने का। 1% से लेकर 10% तक वो वैरी करता है। और ये जो पैसा है जो कमीशन के रूप में आता है, ये एक अलग कोष में जाता है। कमीशन का कोष है समझ लीजिए, वहां इसे जमा करते हैं। कई बार क्या होता है कि कोई देश ऋण का भुगतान नहीं कर पाया। यदि ऐसी स्थिति आती है तो किसी देश द्वारा इस तरह के ऋण का भुगतान न किए जाने पर इसी कोष से वो भुगतान कर दिया जाता है। तो ये भुगतान की समस्या से निपटने के लिए कुछ प्रणाली है, कुछ पद्धति है, और उसी पद्धति के तहत ब्याज के मामले को इस तरह सिद्धांततः स्वीकार किया गया है। अब कार्यप्रणाली में अंतिम बात है तकनीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान। क्या? तकनीकी सहायता एवं आर्थिक समस्याओं का समाधान। विश्व बैंक जब किसी देश को किसी एक परियोजना के लिए ऋण देता है तो वो सुनिश्चित करता है कि ये जो परियोजना है ये वायबल है, ये जो परियोजना है यह तकनीकी दृष्टि से मजबूत है। उसका पर्यवेक्षण कराएगा, इंस्पेक्शन कराएगा और कुछ खामियां होने पर तकनीकी सहयोग देगा, तकनीकी जानकारियां देगा। तो इस प्रकार वर्ल्ड बैंक जो है वह तकनीकी रूप से भी मदद करता है और बिना तकनीकी पर्यवेक्षण के वह ऋण भी नहीं देता।
इस तकनीकी मदद के अलावा वो आर्थिक मदद भी देता है। आर्थिक समस्याएं कैसे? यदि कोई देश अपने से लगाया जाने वाला पैसा लगाने की स्थिति में नहीं है किसी एक योजना में जिसके लिए उसने वर्ल्ड बैंक से लोन लिया हुआ है, तो ऐसी स्थिति में भी वर्ल्ड बैंक के सुझाव बड़े काम आते हैं। वर्ल्ड बैंक के सुझाव आमंत्रित किए जाते हैं और वर्ल्ड बैंक आर्थिक समस्याओं को हल करने में भी बहुत मदद करता है। तो इस प्रकार हमने देखा कि विश्व बैंक की कार्यप्रणाली कैसी है। विकास योजनाओं हेतु प्राप्त धन पहला, पूंजी में प्रत्यक्ष ऋण दूसरा बिंदु, भुगतान की मुद्रा इसका तीसरा बिंदु, ब्याज इसका चौथा बिंदु, तकनीकी सदस्यता एवं आर्थिक सहायता, आर्थिक सुझाव, आर्थिक मुद्दों पर, समस्याओं पर समाधान इसका पांचवा बिंदु। अब इसका छठवां जो प्रणाली का जो तरीका है, उस तरीकों में छठवां बिंदु है ऋण का दिया जाना तथा उसका उपयोग। ऋण का दिया जाना तथा उसका उपयोग। ऊपर की 5 प्रक्रियाओं से गुजरने के बाद या इन प्रक्रियाओं को सुनिश्चित करने के बाद उसकी कार्यप्रणाली में अगला बिंदु जो है ऋण का दिया जाना, तो ऋण की राशि संबंधित देशों के बैंक में जमा होती है। और वो भी कौन सा बैंक? केंद्रीय बैंक। ऐसा नहीं है कि वो जो राशि आई वो अधिकारियों या राजनेताओं या सरकार के खजाने में चली गए, वो बैंक में जाती है। उनका अपना जो केंद्रीय बैंक है, जैसे भारत के संदर्भ में यदि बात करें तो भारत का केंद्रीय बैंक क्या कौन सा है? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI। ऋण देने वाली संस्था वहाँ पर पैसा जमा करती है और जिसे ऋण चाहिए वो RBI से ज़रूरत के अनुसार धन निकालती है। RBI से ज़रूरत के अनुसार धन निकालती है। दूसरे शब्दों में ऋण लेने वाली संस्था ज़रूरत के अनुसार RBI से अपना या केंद्रीय बैंक से अपना ऋण निकालती है। यहाँ पर ये बात समझने वाली है कि ऋण लेने वाला देश, जैसा मैंने पहले बताया, उस राशि का उपयोग सिर्फ उसी योजना हेतु कर सकता है जिसके लिए ऋण दिया गया है। ये बात सुनिश्चित है। मैंने पूर्व में कहा कि जिस मद के लिए लोन लिया गया है, ये परमावश्यक है उस देश के लिए कि वह उस मद के अंतर्गत ही दी गई राशि का उपयोग करे, अन्यथा ये गैर कानूनी होगा। और ऐसा किया जा रहा है कि नहीं, ये सुनिश्चित करने के लिए वर्ल्ड बैंक समय समय पर निरीक्षण करता है, शारीरिक रूप से स्वयं उन स्थानों का भ्रमण करता है जहां पर पैसा लगाया गया है, साथ ही समय समय पर रिकॉर्ड और रिपोर्ट भी मांगते रहता है। कहीं किसी तरह की इसमें गड़बड़ी हुई हो तो वर्ल्ड बैंक बड़ी सख्ती से पेश आता है, आने वाला लोन रद्द कर सकता है, आगे दूसरे लोन देने में अस्वीकार कर सकता है और संभव हुआ तो ब्लैक लिस्ट भी कर सकता है। सातवां और अंतिम पहलू कार्यप्रणाली का ऋण की सीमा। कितना ऋण, न्यूनतम कितना और अधिकतम कितना ऋण देने वाली संस्था है, ये तय है, और लंबे समय के लिए ऋण देती है, ये भी तय है। अब इसकी सीमा क्या है? विश्व बैंक अपनी अर्जित पूंजी और अपनी निधि से ज़्यादा ऋण नहीं दे सकता। ये इसका मूल मंत्र है। जितना पैसा कमाया है विश्व बैंक ने और जितना उसके खजाने में है, उससे ज़्यादा ऋण नहीं। यानी ऋण की अधिकतम सीमा क्या हुई? जितना उसके खजाने में है, जितना उसने कमाया है, उतना वो ऋण दे सकता है। इसके साथ ही ना वो ऋण इससे ज़्यादा दे सकता है, ना किसी अन्य संस्था से उस देश को ऋण दिलाने में किसी तरह की मदद कर सकता है। तो ये उसकी सीमा का बंधन है। ऋण उतना ही जितना उसके पास है। तेते पाँव पसारिए जेती लांबी सौड़,
वर्ल्ड बैंक अपने पैर उतने ही फैलाता है जितनी लंबी उसकी चादर है, उतना ही वो ऋण देगा जितना पैसा उसके पास है, उसके स्वयं के कोष में है, उसने स्वयं ने कमाया है, अर्जित किया है, उससे ज़्यादा नहीं। ये तो हो गया विस्तार से विश्व बैंक की स्थापना, उसका कार्यमंडल और उसकी कार्यप्रणाली के बारे में जानकारी। कार्यप्रणाली को जानते हुए हमने ये भी जाना कि भारत किस प्रकार विश्व बैंक का बेनिफिशियरी रहा है और समय समय पर उसने विश्व बैंक से ऋण लिए हैं। सामान्यतया विश्व बैंक जो है वो ऋण सदस्य राष्ट्र की सरकार को देता है, मैंने जैसा पहले बताया, और वो पैसा वहाँ के केंद्रीय बैंक में जमा करता है। लेकिन कई बार क्या होता है कि कोई बहुत नामी प्रतिष्ठित निजी संस्था किसी एक बड़े प्रोजेक्ट में लगी है जिसे सरकार ने अपने प्रोजेक्ट के लिए लिया है, तो ऐसी स्थिति में यह भी संभव है कि वर्ल्ड बैंक निजी संस्था को भी ऋण दे। शर्त यही कि ऋण मांगने वाले देश को सरकार द्वारा ऋण की गारंटी दी गई है, यानी सरकार से उसको जोड़ के रखना जरूरी है। स्वयमेव कोई इंडिपेंडेंट तरीके से वर्ल्ड बैंक से ऋण नहीं मांग सकता। ऐसी स्थिति में उसका गारंटर कौन बनेगा? सरकार। ये आवश्यक है। उदाहरण के लिए भारत के कई राज्यों ने भी वर्ल्ड बैंक से ऋण लिया है। देश की सरकार ने तो लिया ही है, केंद्रीय सरकार दिल्ली में बैठी हुई उसने तो लिया ही है, लेकिन राज्यों के द्वारा भी समय समय पर ऋण लिया जाता रहा है, पर ये सरकारों के द्वारा, भले ही राज्य सरकार हों, और ऐसी स्थिति में भी गारंटर के रूप में सरकार रहती है। 1993 में या 1993 तक वर्ल्ड बैंक से भारत ने करीब 42 अरब डॉलर का ऋण लिया था, ऋण ले चुका है। कितना? 42 अरब डॉलर। और एक डॉलर की कीमत यदि हम 70-80 रुपए लें तो आप देख लीजिए कितना बड़ा धन ऋण के रूप में भारत ने लिया है, और इसकी ऋण अदायगी भी स्वयं में एक मुद्दा है। ये जो ऋण लिए गए भारत के द्वारा समय समय पर, ये बंदरगाहों को बनाने, उसके विकास, तेल अन्वेषण, विभिन्न ऊर्जा शक्ति परियोजनाओं के लिए, वायुयानों के लिए, कोयला, लोहा, रेल, तकनीकी विकास, औद्योगिक विकास, और फिर पिछड़े वर्गों या पिछड़ी जातियों के विकास के लिए ऋण के रूप में लिए गए हैं, या सहायता के रूप में भी लिए गए हैं। सहायता के रूप में यदि ऋण होता है तो वह एक तरीके से ब्याज मुक्त ऋण होता है। विश्व बैंक की सदस्यता के कारण भारत को ये मदद बड़े खुले रूप में मिलती रही है, और उसका दूसरा कारण ये भी है कि भारत समय के अनुसार, शेड्यूल के अनुसार ऋण की अदायगी करता रहा है। विश्व बैंक की सदस्यता के कारण भी भारत को कृषि में, ऊर्जा में, उद्योग में और अन्य विभिन्न क्षेत्रों में समय समय पर सहायता मिलती रही है। निष्कर्ष ये कि भारत का विश्व बैंक से निकट का सहयोग रहा है। भारत ने अपने विकास की दौड़ में विश्व बैंक की भरपूर मदद ली है, और भारत एक विश्व बैंक की नज़र में एक विश्वसनीय देश के रूप में है जो ऋण अदायगी भी करता है।